हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनएस1 क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल 2023 पेपर 3 का एनालिसिस करवाने वाले हैं और केवल मैथ्स पेपर को एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स पेपर को बहुत कम ही टीचर्स, गिने चुने टीचर्स जो हैं, इनको एनालिसिस करवाए हैं। बाकी जीएस का तो सभी टीचर्स लगभग लगभग एनालिसिस करवा चुके हैं। बाकी रीजनिंग का जो है पोर्शन हम नहीं करवाने वाले, क्योंकि वो पोर्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ठीक है, वो जो रीजनिंग थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़े होंगे तो वो आराम से कर पाएंगे। मैथ्स भी आराम से कर लेते अगर आप पढ़ के गए होते। ठीक है, लेकिन मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को गए हैं, देखे गए हैं, जो जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो फंस सकते थे। ठीक है, अटक सकते थे। तो उसी को देखते हुए आज हम लोग मैथ्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो 21 सितंबर 2024 को जो पेपर हुआ था हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और वीडियो थोड़ा सा आपको लेट मिल रहा है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चंस को टाइप किया, उसके बाद हम आपको वीडियो के माध्यम से इसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। लाइव आकर के नहीं करवा सकते क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट की सुविधा जो है पूरे झारखंड में बंद है, तो लाइव आने से कोई फायदा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो है वो लाइव नहीं आ पाएंगे। ठीक है, रही बात, अगर हम सरकार की बात करें, इंटरनेट सुविधा भले ही बंद की है लेकिन फिर भी वाईफाई का जो इंटरनेट सुविधा है वो अभी भी चालू है। ठीक है, कल भी था और 22 को भी चालू है। तो इंटरनेट सुविधा बंद कराने का कोई मतलब, हाँ, बहुत हद तक जो है वो इंटरनेट सुविधा बंद कराने से फायदा हुआ है। ऐसा नहीं कि फायदा नहीं हुआ, बहुत हद तक फायदा हुआ है, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट बंद करने से जो है लगभग लगभग जो है सारी जो गड़बड़ियां होती हैं उनके थ्रू वो रुकी हुई हैं। बाकी वाईफाई के थ्रू जो है उतना कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सभी के पास वाईफाई नहीं होता या फिर हर जगह पे वाईफाई उपलब्ध नहीं होता। अगर उपलब्ध होता है तो पासवर्ड लगा हुआ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जिनको आपको नहीं पता है कि हमारा एप्लीकेशन है या नहीं, तो हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, एनएस1 क्लासेस के नाम पर। तो आप इसको इंस्टॉल करिए। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप हमसे कोर्सेज के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से इसको ज़रूर इंस्टॉल करिए। और प्ले स्टोर पर अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक ट्रेन सामान्य रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। हालांकि यदि यह प्रत्येक घंटे एक निश्चित समय अंतराल के लिए रुकती है तो इसकी औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक घंटे के लिए ट्रेन कितने समय के लिए रुकती है, टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ध्यान देंगे, पहले स्पीड कितना था 60 किलोमीटर पर आवर, बाद में ये कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, ट्रेन रुक रुक के चल रही है, स्पीड कम होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं देखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना है। कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब हमें टाइम निकालना है ना कि समय कितने समय के लिए रुक रही है, तो सीधा कुछ नहीं करना है, 10 को यहाँ लिखना है और इनिशियल जो टाइम रहेगा उसको यहाँ रखना है। ये जो वैल्यू है वो आवर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए फिर क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। जैसे कि यहाँ 10/60 था, घंटा मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 से 60 ये कटेगा, आंसर कितना हो जाएगा आपका 10 मिनट। तो सबसे आसान क्वेश्चंस में से ये एक है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक खुदरा विक्रेता के पास n पत्थर है। इन पत्थरों को संतुलन के दोनों ओर रखते हुए 1 किलो से 121 किलो तक की सभी मात्राओं को माप सकता है, केवल पूर्णांक में। ठीक है, इंटीजर फॉर्म पे। तो n का न्यूनतम मान क्या होगा? तो देखिए, एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर अटके होंगे।
ठीक है, और ये क्वेश्चन आसान नहीं है। ठीक है, इसको करने के लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। हम क्या लेते हैं, n इक्वल टू 5। ठीक है, n का मान 5 लेते हैं, सेटिस्फाई भी आपको करा के दिखाते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको जीपी के फॉर्म पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम रखते हैं कि पहला जो पत्थर होगा वो 1 kg का होगा, दूसरा पत्थर 3 kg का होगा, तीसरा पत्थर 9 kg का होगा, चौथा पत्थर 27 kg का होगा। ठीक है, यानी कि 3 के मल्टीपल में आगे बढ़ना है। ठीक है, 1 का मल्टीपल 3, 3 का मल्टीपल 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81। ठीक है, अब 81 में ही रुक जाएंगे। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप सबको जोड़ के देखोगे ना तो 121 किलोग्राम आ जाएगा। अगर आप सबको जोड़ के देखो तो 121 किलोग्राम आ जाएगा। तो n का न्यूनतम मान पूछा है, कम से कम कितना पत्थर रखेंगे कि हम 1 से लेकर 121 केजी तक का कोई भी अगर मात्रा हो हम उसको आसानी से नाप सकते हैं पत्थर के माध्यम से। ठीक है, कैसे, ध्यान दो। मान लो ये एक तराजू है। ठीक है, मान लो ये एक तराजू है ना। मान लो ये एक तराजू है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, मान लो हमको तोलना है 1 kg, तो बस 1 kg का पत्थर रखेंगे और तोल लेंगे। ठीक है, मान लो हमको तोलना है 2 kg, तो इधर क्या करेंगे, 3 kg वाला पत्थर रख देंगे, इधर 1 kg वाला, और जो भी सामान होगा वो यहाँ रखेंगे, तोलेंगे तो 2 kg मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमको तोलना है 3 kg, तो डायरेक्ट 3 kg का पत्थर रख के तोल लेंगे। अगर हमको तोलना है 4 kg, क्या तोलना है हमें, 4 kg, तो 3 kg वाला एक पत्थर और 1 kg वाला एक पत्थर रखेंगे, 4 kg तोल लेंगे। अगर हमको तोलना है कितना, 5 kg, हमें तोलना है अगर 5 kg, तो हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे 9 kg का पत्थर। ठीक है, हम यहां रखेंगे कितना kg का, 9 kg का, और यहां पे कितने केजी का, या फिर ऐसे कर लेंगे कि 3 kg प्लस 1, 4 kg तोल लेंगे। हमें अगर 5 kg तोलना है तो यहां रखेंगे 9 kg वाला। ठीक है, 4 kg तो आसानी से तोल लेंगे, लेकिन 5 kg अगर तोलना होगा तो 9 kg यहां रखेंगे और यहां पर 4 kg रख लेंगे। ठीक है, तो जो सामान अब रखेंगे यहाँ पे वो 5 kg का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसी, अगर मान लो हमको 121 kg रखना है तो सभी को जोड़ के यहाँ रख दो, सभी पत्थर को, पांचों पत्थर को उठा के यहाँ रख देंगे, 121 kg हो जाएगा। जोड़ के देख लो। ठीक है, 9, 3, 12 और 1, 13, 13 और 27 कितना हो जाएगा, 30, 10, 40, 40 और 81, 121। ठीक है, अगर हमको तोलना है 120 kg, तो इधर 121 रख करके इधर 1 रख कर देंगे, इधर 121 kg का पत्थर। अगर हमको 20 kg तोलना है, 120। ठीक है, तो कैसे तोलेंगे, तो इसी को जोड़ करके हमको देखना पड़ेगा और सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऐसे करके, जिससे हम क्या करेंगे, 100 मान लेते हैं कि अगर सबको जोड़ दे, 120 kg तोलना है ना, तो 120 kg में क्या करेंगे, एक पत्थर को साइड कर देंगे, ये 1 kg वाला, तो 120 kg तोल सकते हैं। अगर हमको 118 kg तोलना है तो सभी, तो क्या करेंगे, 118 kg में 2 kg, 3 kg में वाला कम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये चीज़ हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझा दिए। ठीक है, इसको समझाने का कोई और तरीका नहीं है फिलहाल अभी हमारे पास। ठीक है, और अगर होगा फ्यूचर में तो बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल 5 सही होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बहुत से लोग अटके होंगे और बहुत से टीचर्स जो है इसका जो एनालिसिस करवाया हमने देखा यूट्यूब पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसका क्यूब किया। अरे क्यूब करने में इतना टाइम लग जाएगा कि वहां पे एग्जाम में पगला जाएंगे आप, तो इसको क्यूब नहीं करना है। देखिए इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे 33 का पावर 3 लिख रहे हैं, ठीक है, हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 11 का होल पावर 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दो, पावर सेम हो गया, तो हमको बस बड़ा और छोटा देखने के लिए बस नीचे वाले को देखना है, बेस को। यहां 33 है और 3 का पावर अगर 11 करेंगे तो इतना तो फिक्स है, 33 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्योंकि देखो अगर हम 3 का क्यूब करेंगे ना सिर्फ, तो 27 आ जाएगा, पावर 4 करने से ही ये बड़ा हो जाएगा इधर वाला। तो ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला की अगर हम बात करें तो 3 का क्यूब 27 होता है। अब जब हम 27 का क्यूब करेंगे
ठीक है, अगर हम 27 का क्यूब करते हैं बहुत बड़ा नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 27 का अगर हम स्क्वायर ही सिर्फ करें ना तो वो 333 से बड़ा होगा, 729 आता है। अगर ध्यान दो, हम 3 का क्या कर ले क्यूब, जैसे दूसरा वाला है 333 ग्रेटर देन 3 का क्यूब और पावर 3। अगर हम इसी को सॉल्व करें ना तो 3 का पावर 3 का क्यूब 27 और पावर 3। अगर हम सिर्फ 27 का स्क्वायर करते हैं ना तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो क्यूब तो और बड़ा होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्यूब करने की कहीं जरूरत नहीं है आपको, स्क्वायर करने का कहीं जरूरत, कोई भी वैल्यू को तोड़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, वे इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ा होगा। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, तो बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। ठीक है, ये वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको जैसा कि वैसे रख देते हैं। यहाँ क्या होगा 35 दूनी 70 हो जाएगा ये, तो 70 इधर ला करके माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 414। अब देखो, अगर ये चीज़ आप पहले पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप ये चीज़ बहुत पहले से अलजेब्रा अगर अच्छे से पढ़े होते तो ये चीज़ आपको करने का जरूरत नहीं पड़ता। आप सीधा देखते क्या कि ये निकालना है तो इसको इधर ला के माइनस एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं कि इसका स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर माइनस 35 दूनी 70, तो 22 का 484। तो यहीं पे आप ये चीज़ कर सकते थे, 484 माइनस 70 करेंगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा ये चीज़। अब ज़रा ध्यान दो, जब हमको ये मिल चुका है 414, अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। हमको ये वैल्यू चाहिए ना, तो एक फॉर्मूला क्या बना सकते हैं इसका स्क्वायर निकालने के लिए, थोड़ा सा आपको बहुत सी चीज़ें जो है स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो इधर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो बस क्या करना है 2 इंटू, और जो यहाँ पर वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, कॉमन ले लेंगे अगर तो एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये वाला वैल्यू हो जाएगा इधर, है ना। बस वैल्यू पुट करना है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है जी, तो 414 है, माइनस इसका वैल्यू कितना है 35। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा, 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, तो डबल करेंगे 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 है, एक ही ऑप्शन पे है। ठीक है, बाकी आप पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आपका आंसर होगा। तो अगर आप अलजेब्रा पढ़ के गए होंगे तो क्वेश्चन को डेफिनेटली कर पाए होंगे। अब रहा ये क्वेश्चन, एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकंड में कुल कितने सेकंड्स होते हैं। तो ध्यान दो, ये एक्स सेकंड है ना, हमको सबको सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये एक्स सेकंड हो गया, ये कितना है एक्स मिनट, तो 60 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 एक्स सेकंड। ये घंटा में है तो 60 गुने 60 यानी 3600 सेकंड। ठीक है, ये कितना हो गया होगा 3600 सेकंड। ठीक है, अब कितना ये दिन में है तो 3600, ये हमारा क्या है घंटे का वैल्यू यानी कि 3600 सेकंड। ये दिन है तो 24 से और गुना हो जाएगा, सॉरी हाँ 24 घंटे से और गुना होगा ना, तो 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 3600 और 24 से गुना कर लो बस। 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 छक 144 का 4 हाथ में 14, 24 तिया 72, 72 और 14
ठीक है, 72 और 14 कितना हो जाएगा, 72 76 86, ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना सेकंड। अब अगर हम सप्ताह की बात करें तो इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर लो, ये जो वैल्यू है ना उसको 7 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना, 7 चौक 28, 7 छक 42 और 2 44, 7 अठे 56 और 4 60, ठीक है। अब इसको बस सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये x सेकंड हो गया, इधर x, ठीक है, सबको क्योंकि ये x x x क्या है सब ऐड होगा ना, सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे कितना होगा 6 4 10 8 18, यहाँ पे 6 4 10 3 13 और 1 14, 8 और 1 9, यानी कि ऑप्शन ये वाला होगा, सॉरी ये वाला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 सेकेंड, 1x है, x सेकेंड, तो क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना सेकेंड हो जाएगा, इसमें इतना सेकेंड होगा। ये मल्टीप्लाई में है, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, ये नंबर लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पॉइंट दे दे रहे हैं ताकि समझ में आएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक ठो x इधर आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि x x x x x करेंगे और यहाँ लिख देंगे कितना 5x, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बोला गया है एक बल्लेबाज की 12 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है तो उसका औसत और 5 रन बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो सीधा सीधा देखिए, अगर आप बेसिक से करोगे, ठीक है, तो भी आसानी से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो एवरेज था, इनिशियल एवरेज मान लो, इनिशियल एवरेज x मान लो, तो 12 पारी था तो टोटल रन कितना होगा 12x प्लस 13वीं पारी में 96 रन और बना दिया, ठीक है, तो टोटल अब कितना पारी हो गया 13 पारी, और एवरेज कितना बढ़ गया 5 रन, यानी कि पहले एवरेज x था, अब कितना हो गया 5x। बस इसी को सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान दो, ये सॉल्व जब करोगे तो ये हो जाएगा कितना 12x, इधर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13x, सॉल्व करेंगे तो x बचेगा, प्लस यहाँ पे 13 5 65, इधर लाके माइनस कर देंगे तो 96 माइनस 65 कितना आ जाएगा 31। लेकिन ये पुराना एवरेज है, न्यू एवरेज कितना होगा 13वीं पारी के बाद, न्यू एवरेज तो बोलेंगे 31 प्लस 5 36, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये था हमारा बेसिक तरीका, और भी तरीके होते हैं, ठीक है, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना था। 5 रन अगर एवरेज बढ़ रहा है यानी 5 रन सबका बढ़ा होगा, 5 रन अगर एवरेज बढ़ा है यानी 5 रन क्या हुआ होगा सबका बढ़ा होगा, यानी 13 पारी में 5 5 रन बढ़ा होगा, ये चीज़ हम पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर आप अभी हमने एवरेज में पूरा यूट्यूब में एवरेज नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं मुझसे जो पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, या फिर कोर्सेज में, तो हमने वहाँ पढ़ाया है एवरेज, जिसमें हम बताते हैं कि अगर प्रत्येक संख्या में x जोड़ दें तो एवरेज में भी x जुट जाता है। तो अगर एवरेज 5 रन बढ़ रहा है यानी कि प्रत्येक इनिंग में 5-5 रन क्या हुआ होगा बढ़ा होगा, यानी कि 13 पारी में 5 रन बढ़ेगा, 13 5 65 रन बढ़ गया होगा, ठीक है, जिसको हम 96 में से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो हमारा डायरेक्ट 31 मिलेगा, जो कि पहले वाले का एवरेज निकलेगा x का वैल्यू। तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो 36 मिल जाएगा एवरेज। तो ये हमारा शॉर्टकट था, ठीक है। बाकी आप अगर बेसिक से भी करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमने आज YouTube पर एक टीचर का वीडियो देखा जो एनालिसिस करवा रहे थे, तो हमने देखा वो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री पुट किए थे, जो कि गलत है, ठीक है, और उन्होंने आंसर क्या बता दिया था 10, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। अब गलत क्यों है हम बता रहे हैं। अगर हम थीटा इक्वल टू 45 अगर पुट करते हैं, अगर हम थीटा 45 पुट करते हैं तो 1 माइनस कॉट 45 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कॉट 45 हो जाएगा, उसके बाद 1 माइनस टेन 45 हो जाएगा, है ना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यहाँ पे ये स्क्वायर था और यहाँ प्लस 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा, और जहां 0/0 फॉर्म बनता है वो नॉट डिफाइंड फॉर्म होता है, तो ये हो गया आपका आंसर गलत,
ठीक है, नॉट डिफाइन, वैल्यू पुटिंग में कहीं भी 0/0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने ये बता करके कंप्लीट कर दिया और आंसर भी टिक कर दिया कि 1 बच रहा है तो 1 का मतलब tan स्क्वायर थीटा। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप ध्यान दो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखने से हमारा नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रहा है, इसीलिए हम लोग थीटा इक्वल टू 135 डिग्री पुट करेंगे। 135 डिग्री जब पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉट 135 डिग्री, और यहां लिखेंगे 1 माइनस टेन 135 डिग्री और इसका स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 135 डिग्री का वैल्यू होता है -1, कॉस यहाँ पे कॉस नहीं है, कॉट है। ठीक है, एक चीज रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर कॉट लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कोट 135 या tan 135 का वैल्यू होता है -1, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 यानी माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ भी +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दो ये तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ऊपर भी 2 ऊपर भी 2 सेम सेम कट के क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं किसमें 2 आएगा, तो ध्यान देना ऑप्शन डी में 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान देना ऑप्शन डी को लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे वैल्यू पुटिंग करके सेक स्क्वायर 135 डिग्री। अब इसको हम ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री प्लस 90 प्लस 45 डिग्री। अब ये स्क्वायर जो है ना इसको हम पूरा बाहर कर देते हैं ताकि माइनस जब आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दो 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या होता है, साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव है ना। तो ये सेक जो है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और सेक जो है वो 90 के केस में है तो चेंज होगा, सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक 45 डिग्री और इसका स्क्वायर होगा, फिर माइनस का स्क्वायर में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉसेक 45 का वैल्यू कितना होता है जी, √2 होता है। कॉसेक 45 का वैल्यू √2 और -√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, जो कि आपका आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं, बोला गया है किस अनुपात में 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलो पर बेचने पर 12% का लाभ हो। ठीक है, यानी कि 60 रुपया वाला चीनी है, एक 42 रुपया वाला चीनी है, लेकिन बेच यहाँ पर ओवरऑल सीपी नहीं पता है, तो हम क्या निकालते हैं पहले ओवरऑल सीपी निकाल लेते हैं। खरीदे कितना में, बोलेंगे 56 में बेचने से 12% का प्रॉफिट, यानी कि खरीदे होंगे 100 में, बेचे होंगे 112 में, 56 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी कि ओवरऑल सीपी 50 रुपये पर केजी हो जाएगा। ठीक है, 50 रुपये, एक मिनट, 50 रुपये पर केजी, यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे 50 लिखेंगे, एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, रेशियो जब निकालेंगे तो 4 यहाँ या 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अन्ना ने अपनी कार बन्ना को 20% के लाभ पर बेची और बन्ना ने अन्ना को 10% के लाभ पर बेची। चन्ना ने इसे मन्ना को 9.09 की हानि पर बेचा। मन्ना ने अपनी खरीद मूल्य पर 10% खर्च किया और इसे अन्ना को फिर से 8.33% के लाभ पर बेच दिया। अन्ना का नुकसान पूछ रहा है, अन्ना का नुकसान पूछ रहा है, वो भी परसेंटेज में। ध्यान देना, मान लेते हैं यहाँ पे ध्यान दो, मान लेते हैं कि अन्ना ने 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, बेचा 20% के लाभ पर, यानी कि 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 5 में खरीद के 6 में बेचा होगा। ठीक है, अब इतना रुपए में कौन खरीदा, इतना रुपए में बन्ना खरीदा। बन्ना ने चन्ना को बेचा 10% के लाभ पर, यानी 10 में खरीद के 11 में बेच दिया होगा, यानी कि बन्ना ने कितना में खरीदा, इतना में खरीदा, ये पूरा प्राइस। अब बात करते हैं आगे, मन्ना ने क्या किया, चन्ना ने मन्ना को बेचा 9:1/9% के लॉस पे, लॉस 9:1/9 यानी कि 1/11, 11 में खरीद के 10 में बेचा होगा, लॉस हो गया। फिर जितना में ये बेचा उसका 10% खर्च किया, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा खत्म, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 छक 120, 20 छक
120। ठीक है, अब ध्यान दो 10% अगर खर्च किया, ठीक है, इस पे, यानी कि इसका 10% कितना होगा, 120 का 10% कितना, 12, यानी 12 रुपया और जोड़ देंगे तो 132 रुपया होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, 10% 10 का प्राइस वाला होगा और उसमें एक खर्च करके 11 का प्राइस बनाया होगा, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू बना, ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है वो 132 रुपया बन गया, क्योंकि देखो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 11 छक 66 दूनी 132। अब बोला है फिर से अन्ना को बेचा गया कितना में, 8.33%, यानी कि 1/12। कितना, 1/12, यानी कि 12 का सामान 13 में बेचा गया। ठीक है, 12 का सामान 13 में बेचा गया लाभ लेकर के। ठीक है, तो फिर से काटते हैं, 6 दूनी 12, ये कट जाएगा, यानी कि 13 गुने 11 143 आ गया। खरीदा था 100 में, ठीक है, खरीदा था कितने में, 100 में, बेचा और फिर से वापस कितने में खरीदना पड़ा, 143 में। कितना रुपए का लॉस हो रहा है जी, तो ध्यान देना, लॉस उसको 143, बहुत लोग क्या करेंगे 43% खोजेंगे, सर 43 कहाँ है, नहीं 43 नहीं, अगर आप ध्यान दोगे ना तो अन्ना ने पहले 100 में खरीदा और 20% के प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, 20% प्रॉफिट में, यानी कि 120 में, यानी 120 में बेचा। जब सामान उसके पास वापस आ गया ना, घूम फिर के सामान उसी के पास आ गया, लेकिन 120 के जगह पे अब उसको कितना देना पड़ा। जैसे मान लीजिए आपका सामान अगर कोई आपको लौटाएगा तो आप जितना में बेचे होंगे उतना ही उसको लौटाएंगे, लेकिन दूसरा कोई फिर उस सामान को खरीद के आपके पास वापस से बेचे ज्यादा पैसे में, तो 120 रुपए आप किसी दूसरे से लिए थे उस सामान के लिए, लेकिन वही सामान कोई आपको बेच रहा है कितने में, 143 में, यानी कि 120 रुपए उसको दिए एक्स्ट्रा, और कितना देना पड़ रहा है, 23 रुपए। कितने के लिए, 100 के लिए, तो 23% आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, किससे, घन से, अधिकतम आयतन वाला। ठीक है, बची हुई सामग्री मतलब मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत है वो पूछा गया है। तो इसके लिए आप अगर मेंसुरेशन अच्छे से पढ़े होते तो आपको डायरेक्ट पता होता कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कितना होता है, तो सीधा सीधा याद रखेंगे 14/11। 14/11 ऐसा क्यों होता है हम बताएंगे डायरेक्ट। तो देखिए ध्यान से, सामग्री कितना बचेगा, 14 का घन था, 11 का सिलेंडर काटा गया, 3 बच गया, तो परसेंटेज में कितना, तो बोलेंगे 3 बचा है 14 में, गुना 100%। ठीक है, गुना 100%, तो 7 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, ये 50, 50 दिया 150, 150 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 4 दूनी 8, ठीक है, या 4 तिया 12, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पूछा गया बची गई सामग्री, बची हुई सामग्री घन के मूल आयतन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, यहाँ 50 या 150/7 लिखना था, हमने 4 लिखा था, इसीलिए मिस्टेक होता था। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 1 के 7, 3 बचेगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा कितना, 7 चौक 28, 7 बचे 35, लगभग इतना आएगा। 7 दूनी 14, 1 10, 7 1 के 7, 3 28, 7 चौक 28, 30 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 चौक 7 या 21, लगभग लगभग 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अप्रोक्स जब हम लें इंटीजर में तो आपका वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर फॉर्म पे अप्रोक्स में कितना आएगा, 21%, तो ये आपका आंसर होगा। अब ये चीज़ ध्यान देना ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान दो। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक क्या है, स्क्वायर है, और इसी को हम लोग कॉपी करके आगे बढ़ाते हैं, है ना।
चलिए एक पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्या बना लिया, घन बना लिया, ठीक है, क्यूब बना लिया। अब इसमें से हमको क्या कट करना है, इसमें से हमको एक काटना है सिलेंडर, ठीक है, अधिकतम घन वाला। तो हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लगभग लगभग ड्रॉ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए, लगभग लगभग ये हमारा ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं, है ना। जैसे कि ये हमारा सिलेंडर इधर है ना। हम्म, देखिए इस तरह का सिलेंडर है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम भुजा को हम ए साइड लें, तो इसका जो इसका जो रेडियस है, यानी ये भुजा का ही तो आधा है, यानी a/2। इसका जो हाइट है वो भी तो a होगा, इसका जो हाइट है वो भी क्या होगा, a होगा, क्योंकि हाइट सेम है। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है a³ और इसका होता है πr²h, ठीक है। जब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7। आर के जगह पे क्या रखेंगे, रेडियस कितना है, a/2 है ना, यानी कि a²/4 हो जाएगा, और हाइट कितना है, a है। तो ध्यान दो, ये a³ और ये a³ कैंसिल हो गया, ये काटेंगे 11 बार में, ये काटेंगे 2 बार में, तो जब वैल्यू होगा 7 दूनी 14, ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे। तो ये चीज आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पे करवाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, शंकु के आधार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना हो, तो मूल शंकु की ऊंचाई का नए शंकु की ऊंचाई से क्या अनुपात होगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर वॉल्यूम लिखते हैं, पहला वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम क्या रहा होगा, πr²h। दूसरा वॉल्यूम क्या बोला है, तो पाई तो रहेगा। रेडियस क्या बोला है, आयतन को 2 गुना, यानी कि यहाँ पे 4r² हो जाएगा, क्योंकि r के जगह पे 2r रखेंगे, 2r का स्क्वायर, यानी कि ऐसा कुछ। ध्यान दीजिए, r के जगह पे क्या लिखना होगा, 2r डबल, है ना। आर के जगह पे हमें 2r लिखना होगा, उसका स्क्वायर करना होगा। हाइट क्या हो रहा है, नहीं पता। हाइट क्या हो रहा है, नहीं पता, यानी हाइट हम कुछ और ले लेते हैं, ये h1 और ये h2। वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, 3 गुना। तो ये जो v1 है ना, वॉल्यूम,
ठीक है, तो इस वॉल्यूम के जगह पे हम क्या करते हैं, कोई और वैल्यू पुट करते हैं। हम यहाँ पर वॉल्यूम को रखते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। वॉल्यूम जो है ये हमारा वॉल्यूम मिला ना, यही ना है हमारा वॉल्यूम। तो ये किसके बराबर है, वॉल्यूम जो है वो 3 गुना, यानी पहले जितना था उसका 3 गुना हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे तो ये आर स्क्वायर इंटू H1 और यहाँ पर हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू H2 बराबर 1/3। ये आर स्क्वायर भी कट जाएगा, ये 4 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H1 बाई जो H2 निकलेगा वो 4/3 निकलेगा। कितना निकलेगा, 4/3, यानी कि रेडियस जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 4:3, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, 18,400 रुपए की एक राशि एक निश्चित समय में कितना 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपए हो जाती है। तो बोला है 9,600 रुपए की राशि पर समान दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अगर आप हमसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि या आप कहीं भी पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, अगर आपने ये पढ़ा होगा समान रेट और समान समय, टाइम और रेट क्या है, कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं सेम या इक्वल। तो आपने पढ़ा होगा कि एसआई यानी ब्याज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के, ये आपने पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहां पे इस मेथड को सीख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोनों का रेशियो जो है, ब्याज का रेशियो और प्रिंसिपल का रेशियो सेम होगा। तो अब मेरे पास प्रिंसिपल का रेशियो पता है, ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल कितना कितना है, तो पहला प्रिंसिपल है 18,400, एक मिनट, यहाँ पे 8,400 होगा, ठीक है। ये जो है एक जो है ये मिस्टेक से यहाँ पे आ गया है ना, तो यहाँ लिखेंगे 8,400, ठीक है। और बट्टा में कितना 9600। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे 2 जीरो कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 8 96, यानी कि इसका भी रेशियो कितना होगा, 7 और 8 का ही रेशियो होगा। ब्याज कितना मिल रहा है, तो बोल रहे हैं कि 8,400 रुपए की राशि 11,046 हो गई। ब्याज कितना मिला, तो इधर मिला 1,600 और 1,000, 2,646, इतना ब्याज मिल रहा है। यानी 7 का वैल्यू 2,646, तो 8 का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 से कट करेंगे, 7 तिया 21, 5 बचा 54, 7 सत्ते 49, 7 से अगर कट कर रहे हैं तब ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। 7 सत्ते 49, 6 बचा 49, 5 बचा, 7 अट्ठे 56। फिर इस 8 का वैल्यू निकालना है, तो इसको 8 से गुना करेंगे, 8 8 64, यूनिट डिजिट 4, एक ही ऑप्शन पे है, पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका आंसर जो है वो 3,024 आएगा, 3,024 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत से लोग ये आंसर बता रहे थे जो कि गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 21, उनका एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, तो 221 गुना है। यदि एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ध्यान दो, अगर एचसीएफ 21 है, अगर एचसीएफ 21 है तो एलसीएम क्या होगा, तो सीधा सीधा बोलेंगे कि जो एलसीएम होगा ना, जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, उसको पहले छोड़ दो। अगर पहला नंबर कितना होगा बोले, तो बोलेंगे पहला जो नंबर होगा वो 21x मान लेते हैं और दूसरा जो नंबर होगा वो 21y मान लेते हैं। तो एलसीएम कितना होता है, तो बोलेंगे 21xy। और अगर हम इसके हिसाब से देखें, स्टेटमेंट के हिसाब से बोलेंगे 21 का 221 गुना होगा। तो ये 21 से 21 कट जाएगा, यानी कि xy कितना आ गया, इतना। यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो x और y क्या होता है, को प्राइम, क्या होता है, को प्राइम, या बोल सकते हैं रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे 1 गुना 221, ठीक है, 1 गुना 221, या फिर बोल सकते हैं 13 गुना 17, 13 गुना 17, 17 तिया 51 और 17 के 17 5 22, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे कि बोला है कि एक संख्या जो है ना वो 200 और 300 के बीच में है। तो अगर ध्यान दो, पहली संख्या तो इतना है, अगर आप इसको गुना करोगे 1 से तो 200-300 के बीच में नहीं आएगा, इसको गुना करोगे तब भी नहीं आएगा। यानी कि आपका जो आंसर है ना, आपका जो ये वाला वैल्यू है वो गलत है, आपको ये वाला वैल्यू लेना होगा,
ठीक है। तो इसको जब यहाँ पे रखोगे, पहला नंबर की अगर हम बात करें तो 21 गुना 13, और दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो 21 गुना 17, कितना कितना आया, 13 एक 13 का 3 हाथ में, एक 13 दूनी 26 और एक 27, ये देखो 200 और 300 के बीच आ रहा है। तो दूसरी संख्या का योग पूछा गया है, 17 एक 17, 17 दूनी 34 और एक 35, तो योग कितना होगा इसका, इसका क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है। 7 3 10 और 5 15, यानी कि आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे, बोला गया त्रिभुज पी क्यू आर में आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है। ठीक है, तो एंगल क्यू आई आर जो है वो 160 डिग्री है, तो एंगल पी का मान पूछा जा रहा है। एंगल पी, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ा है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे ध्यान दो, मान लो कि अगर यहां पे सेंटर है, ठीक है, अगर यहां पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे अगर सेंटर है तो इसको अगर यहाँ से मिलाएं और इसको अगर यहाँ मिलाएं, ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, इसको सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आई है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, पी है, ये हमारा क्या है, क्यू, और ये आर। ठीक है, ये आई अंतः केंद्र है सेंटर पे, तो ये हमारा अंतः केंद्र है। तो एंगल पी पूछा जा रहा है, ये वाला। ठीक है, कितना होगा, तो ध्यान देंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होता है, तो ये जो आई वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये होता है 90 डिग्री प्लस एंगल पी बाई 2, ये होता है, जो कि दिया हुआ है कितना, 107 डिग्री। ये जो एंगल है ना क्यू आई आर, ये 107 डिग्री दिया हुआ, यानी कि इसको 160 डिग्री के बराबर करेंगे तो एंगल पी जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 इधर माइनस होगा, कितना बचेगा 17, और 17 का ये दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा 34 डिग्री, कितना हो जाएगा 34 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फिर से हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बोला गया एक वृत्त में ए बी और डी सी दो जीवाएं हैं, जब ए बी और डी सी को बढ़ाया जाता है तो वे पी पर मिलते हैं। यदि पी सी 5.6 सेंटीमीटर, पी बी 6.3 सेंटीमीटर और ए बी 7.7 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे कैसे करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, और यहाँ से दो जीवा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और बाहर में जाके पी बिंदु पर मिलता है, मान लो ऐसे। ठीक है, नाम देते हैं, ये मान लो हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, एक मिनट, और ये हमारा डी है, ये हमारा सी है, मान लो यहाँ पे पी पॉइंट पर जाके मिलता है। ठीक है, इस जगह पे आके मिल रहा है ना। तो क्या क्या गिवन है, बोला गया पी सी कितना है 5.6, पी बी कितना है 6.3, ए बी यानी यहाँ से यहाँ 7.7, और डी सी निकालना है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो आप ध्यान रखना, जब भी ऐसा थ्योरम बनता है इसका एक प्रूफ फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ध्यान देंगे। ठीक है, सीधा सीधा याद रखेंगे, पी बी इंटू पी ए। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पूरा सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पी बी इंटू पी ए बराबर होगा पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, यही थ्योरम है। ठीक है, जो इसको आप याद रखना है। पी बी कितना है, पी बी कितना है, तो पी बी का वैल्यू दिया है 6.3, पी ए कितना होगा 6.3 और 7.7, यानी कि हो जाएगा 7 7 14 14। पी सी कितना है 5.6 और पी डी कितना है, तो बोलेंगे 5.6 प्लस एक्स। अब बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 14 चौके 56। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करना है, ये 4 इधर आ जाएगा 63, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 छक 24, 4 पचे 20 और 2 22, ठीक है। यहाँ पॉइंट प्लस 4x, इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो 63 माइनस 22.4, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 4x माइनस 63 में 4, 10 में 4 जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 10 में 4 जाएगा 6, बच गया 22 यानी कि 0, और यहाँ बच गया कितना, 5 में 2 जाएगा तो 3, ठीक है। 5 में 2 जाएगा तो 3, 4 से इसको कट करते हैं, है ना। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा ना यहाँ, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है। कहाँ हो रहा है देखते हैं, 5.6, 14 चौके 56, 6.3 माइनस होगा 4 छक 24 का 4 हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22, ठीक है। 22 माइनस करेंगे 0, ठीक है ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर 40.6 आएगा, ठीक है, 40.6, जिसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे 4 से, 4 दहें 40 और 4 से कट करेंगे, 4 एके 4, 4 पचे 20, यानी कि आपका जो x का वैल्यू मिलेगा ना वो 10.15 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 10.15 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10.15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाते हैं ज़रा सा, इसको खिसका के उधर कर देते हैं पहले, 1 मिनट। चलिए, ये आपको यहाँ से पूरा पूरा दिखेगा, है ना, इसीलिए इधर कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है दो टावरों P और Q के पाद के ठीक मध्य बिंदु से उनके शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। P की ऊंचाई का Q की ऊंचाई से अनुपात पूछा जा रहा है, यानी P रेशियो Q पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे पहले यहाँ पे, चलिए ध्यान अगर दो तो ये मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे है, तो मिलाते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। 1 मिनट, इसको यहाँ से मिलाते हैं, ठीक है। मान लो ये मिड पॉइंट है ना। हाँ, 1 मिनट, ये जरा सा, चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इधर मान लो 30 डिग्री और इधर मान लो 60 डिग्री, है ना। तो अगर आप ध्यान दो, ये हमारा दो टावर है, ठीक है, एक है P और एक है Q। ये दो टावर है, P का और Q का नाम है ये, ठीक है, सर नाम है ना, P और Q। ये है हमारा P टावर,
है ना, और ये है हमारा क्यू टावर। इसका जो पाद बिंदु यानी कि बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगल ऑफ उन्नयन कोण बोल रहा है ना, यानी नीचे से। पाद बिंदु यानी कि जमीन, जो इसका पैर बोल सकते हैं, है ना, नीचे से। तो उन्नयन कोण यानी कि एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ध्यान देना कि अगर कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप पढ़े हैं ज्योमेट्री बढ़िया से तो ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और ये अगर 90 डिग्री है तो इधर 60 बनेगा। दोनों का एंगल का एक ही जगह बता रहे हैं। अगर 30 के से सटा, इसका जो रेशियो जब निकालोगे ये √3, ये 1 और ये √2 आता है, ठीक है, √3 1 और √3 आता है, √2 आता है, एक मिनट, √2 नहीं 2 आता है, ठीक है। ये रेशियो याद रखना पड़ेगा। अगर 60 एंगल से देखें तो इससे सटा हुआ 1, इसके सामने √3, लेकिन 30 का अगर देखें तो 30 से सटा हुआ √3। तो ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें इसका रेशियो कि इसका अगर ये √3 है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये भी, ये कितना होगा, ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। अब जरा ध्यान दो, ये रेशियो है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि ये 2 है तो ये भी 2, सर ये तो लंबा दिख रहा है, ये तो छोटा दिख रहा है, नहीं, ये रेशियो 2 होगा। हो सकता है ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा, ठीक है, इस तरह से। सॉरी, रेशियो अगर 2 सेम है ना, रेशियो सेम है, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू सेम नहीं हो सकता है ना। जब हम इसको देखिए, अब एक चीज़ और बोला है क्वेश्चन में कि सर ये तो 2 दिख रहा है, हम कुछ भी पुट करेंगे सेम सेम आएगा। जी नहीं, सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट ये है ना, ये अगर मिड पॉइंट है तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए। तो ये तो 1 है, ये √3 है, √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये बन गया 3, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 2√3 और ये बन जाएगा √3। अब ये बराबर हो गया। तो देखिए हाइट का जो रेशियो है, P/Q, वो कितना दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर ये चीज़ आप याद रखे होंगे, इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, 0.3 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। यदि इसमें से 15,400 लीटर पानी निकाला जाता है तो बर्तन में पानी के स्तर में कितनी गिरावट आएगी। देखो ध्यान से, इतना लीटर निकाला गया तो वॉल्यूम इतना निकला है ना, तो इसमें से कितना कम हुआ होगा मान लेते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लीटर में है। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको भी इधर करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, πr² होता है ना। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, πr²h, ठीक है, πr² h 22/7, ठीक है, गुना 22/7 रखेंगे। रेडियस कितना है 0.3 मीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर में रखना है ना, 0.3 मीटर है, सेंटीमीटर में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, यानी कि 350 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 350 और 350। हाइट कितना है तो नहीं पता है, वही तो बताना है कि हाइट में गिरावट कितना का हुआ। तो जितना हाइट निकलेगा उतना गिरावट होगा, क्योंकि जो पानी हम निकाल रहे हैं उसमें से कितना हाइट में निकला होगा वो निकाल लेंगे। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। 2 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 35 से कट करेंगे, कितने बार में कटेगा, नहीं 35 से तो नहीं कट रहा, 154। 11 से कटना चाहिए, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 1 11, 11 चौके 44, 2 से काटेंगे 7 बार में, ठीक है, 7 से काटेंगे 5 बार में, फिर 7 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है। 5 5 25 चौके कितना होता है, 100 होता है, यानी कि 40, ठीक है। और ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, क्यूब में आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हाइट जो निकलेगा वो सेंटीमीटर में आएगा। 40 सेंटीमीटर का क्या आया होगा, गिरावट आया होगा, यानी कि ऑप्शन ए था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन को डील करना है। ध्यान दीजिए, एक आदमी अपने घर से
चलकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 10 मिनट की देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है, और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 18 मिनट देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है, उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 का मोड यानी डिफरेंस, इंटू यहाँ पर होता है डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो S1 इंटू S2 यानी कि 30 गुना 24 बटा S1 माइनस S2 डिफरेंस कितने का है? 6 का। डिफरेंस ऑफ टाइम कितने का है? तो देखिए 10 मिनट देरी, 18 मिनट देरी यानी कि 8 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। अब बस सॉल्व करना है इसको। 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 यानी कि 16, ठीक है। ये किलोमीटर में आएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बाकी डिटेल में पढ़ना है अगर तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमने पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। 19 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, एक समूह के लोग 4 दिनों में एक काम करने का फैसला करते हैं, लेकिन क्योंकि हर दिन 20 आदमी बाहर जाते हैं इसलिए काम 7वें दिन में पूरा होगा। शुरुआत में कितने आदमी थे? तो इसका शॉर्टकट होता है 7 गुने 20 कर देंगे, 140 आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे, ध्यान दो। मान लो स्टार्टिंग में x आदमी था, पूरा प्रूफ बता रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना था? x आदमी था, ठीक है, प्लस अगला बार क्या हुआ, चूंकि हर दिन, अगले दिन में क्या होगा, 20 आदमी काम छोड़ देगा, बचेगा कितना, x माइनस 20। फिर अगला दिन 20 आदमी और छोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 40। अगला दिन फिर छोड़ देगा, x माइनस 60। फिर अगला दिन छोड़ेगा 20 आदमी, x माइनस 80 हो जाएगा। फिर अगला दिन छोड़ेगा, कितना बचेगा, x माइनस 100 बचेगा। कितना दिन काम हो गया, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 दिन। 20 आदमी फिर छोड़ेगा 7वें दिन पे, तो x माइनस 120, ठीक है। ये हो गया 7 दिन का काम। लेकिन अगर कोई आदमी नहीं छोड़ता, यानी कि अगर x आदमी पूरा काम करता जो शुरुआत में था, तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता, यानी कि यही काम दोनों तरफ है। बस इसको सॉल्व करना है। x x x 7 बार आया है तो 7x लिखेंगे, माइनस यहां से सबको जोड़ दो, यहाँ पे कितना हो गया, 100, 80 प्लस 20 100, 200, और यहाँ 200, 100, 300, और ये 420, कितना आ गया, 420। यहाँ पे कितना आ गया, 4x। सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर 42, 420 काटेंगे, 14 तिया 42 यानी कि 140, x बराबर 140 आदमी, ठीक है। बाकी शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्ट मेथड, ध्यान दो। 20-20 आदमी हर दिन छोड़ रहा है, 20-20 आदमी हर दिन छोड़ रहा है, तो शॉर्टकट यही है, ठीक है। इनिशियल की बात करें तो देखिए हर दिन 20 आदमी छोड़ रहा है। पहला दिन 20 छोड़ा होगा, दूसरे दिन 20 छोड़ा होगा, तीसरे दिन 20 छोड़ा होगा, फिर चौथे दिन 20 छोड़ा होगा। तो शुरुआत में अगर ध्यान दो, शुरुआत में 20 आदमी, मान लो कोई आदमी काम पे लगा, फर्स्ट डे 20 आदमी छोड़ा, फिर 20 आदमी छोड़ा, 20 आदमी, तो 7 दिन में काम पूरा हुआ। 7वां दिन में भी तो 20 आदमी छोड़ा होगा, तो 7 दिन में 20 कितना छोड़ेगा, 140। सबको काम पूरा कंप्लीट करके छोड़ देगा तो 140 पूरा हो जाएगा। तो शॉर्टकट यही था कि 7वें दिन को 20 से गुना कर दो, 140 आंसर आ जाएगा, और ये हमारा बेसिक तरीका था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हर दिन एक आम विक्रेता अपना आधा स्टॉक बेचता है, 10% स्टॉक रात भर में खराब हो जाता है। यदि 1983 आम 3 रातों में सड़ गए तो उसे ने पहले दिन कितने से शुरुआत की? ध्यान दो, इसको हम 100 मान के ही बना सकते हैं, लेकिन 100 मान के बनाएंगे पॉइंट में आएगा, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से बचने के लिए 10,000 को लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 25,000, हम 10,000 लेके चलते हैं, है ना, अभी भी पॉइंट में आएगा, ठीक है, अभी भी पॉइंट में आएगा। या फिर आप सीधा सीधा क्या करो, ऑप्शन से चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से चेक करने में दोनों में लगभग टाइम सेम लग जाएगा, क्योंकि टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। अगर हम 24,000 लेके चलें, ठीक है, क्योंकि 25 को लेके चलेंगे थोड़ा सा, या ले भी सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में पता नहीं रहेगा आंसर क्या है, हमको पता है कि 24,000 आंसर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 24,000 लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे टोटल क्या था, 24,000, आधा पहले बेच लेगा, बचे 12,000 बेच दिया, बचा कितना, 12,000 बचा, ठीक है, बचा कितना, 12,000। 12,000 में से 10% क्या हो गया, रात भर में खराब हो गया, यानी कि 1200 का खत्म हो गया, 1200 खराब हो गया, यानी कि क्रॉस कर दिए यहाँ पे।
ये जो 1200 है ये आपका खराब हो गया, ठीक है। बचा कितना, अगर 12,000 में 1200 खराब हो गया तो बचा कितना, 10,080, ठीक है, 10,080 बचा। हाँ, 12,000 में 1,000 तो 11,000, तो 10,080 बचेगा, 10,080 या 800, 10,800 बचेगा, ठीक है, 10,800 बचेगा, है ना, 10,800। इसमें से फिर आधा बेच दिया, फिर आधा बेच दिया, यानी कि 5400, है ना, इसका आधा बेच दिया, 5,400 बचा कितना, 5,400। फिर से अगला रात में क्या हो गया, 10% खराब, यानी कि 540 खराब हो गया, ठीक है। फिर से क्रॉस कर दिए, बचा कितना, 540 में से, तो 400 और 100 इधर और 40, यानी कि 4,860 ये बचेगा। इसमें से फिर 10% खराब, 10% क्या, आधा बेच दिया, यानी कितना, 24 दूनी 48, यानी कि 2430 बचा कितना, 2430। 10% फिर खराब हो गया, यानी कि कितना बचा, कितना, तो जो बचा होगा वो बचा होगा। हमें चाहिए किससे, क्रॉस वाले से मतलब है, ये वाले से, ये वाले से और ये वाले से, ठीक है। बस सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इतना आना चाहिए, 1983 आना चाहिए। 1200 पहले, ठीक है, पहले 1200, फिर 540, फिर 243, यहाँ 8, 5, 4, 9 आ गया, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये ऑप्शन से करने का तरीका था, बाकी आप यहाँ पर 10,000 लेके सॉल्व करते, ठीक है, जो भी आता उसको क्या करते हैं, 1983 के बराबर रख के सॉल्व कर सकते थे, लगभग टाइम सेम लगता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बोला गया है यदि एक व्यक्ति, अच्छा ये चीज ध्यान दो, क्वेश्चन तो यहाँ मैथ का 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखे होंगे पेपर को तो रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चंस मैथ के डाल दिए थे, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन ये था, रीजनिंग में भी मैथ्स के 5 क्वेश्चंस डले हुए थे, जिसको हमने लिया है। 21वां नंबर क्वेश्चन में देखिए दिखा होगा रीजनिंग वाले सेक्शन पे, कि एक व्यक्ति 32 वर्ष की आयु में अपने पहले बेटे का पिता बना। जब उस बेटे का जब वो उसका बेटा 7 वर्ष का हुआ तो उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी, यानी कि जब बेटा का जन्म हुआ, ठीक है, जब बेटे का जन्म हुआ तो फादर कितने एज का था, 32 साल का। तो मदर उस समय कितने एज की होगी, अभी है 35, जब 7 साल का बेटा हो गया है तो 35 साल का है, 35 साल की उसकी माँ है, यानी कि उस आदमी का जो पत्नी है वो 35 साल की है। तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, 28 साल की रही होगी, है ना। तो अंतर कितने का था, 4 साल का। तो ये आपका आंसर है, अंतर कितने का है, 4 साल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एक मेंढक 4.5 मीटर गहरे सूखे कुएं में फिसलन वाली दीवारों के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है और हर बार मेंढक 30 सेंटीमीटर कूदता है और 15 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाता है, यानी कि ध्यान से देखो तो वो 15 सेंटीमीटर ही चढ़ पा रहा है, ठीक है। तो बोला है कुएं से बाहर निकलने के लिए मेंढक को कितना कूदना पड़ेगा, तो ध्यान रखना जितना वो कूदता है ना उतना पहले माइनस कर लो, ठीक है। 450 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर, उसमें से 30 पहले क्या कर लो, माइनस कर लो, कितना बच गया, 42, ठीक है। तो ये जो 420 मीटर है वो एक बार में 15 चढ़ता है, क्योंकि 30 चढ़ के 15 फिसल जाता है, यानी 15 चढ़ रहा है ना, लेकिन एक बढ़ाना है, उसमें एक बढ़ाना है, क्योंकि देखो अगला बार 30 जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों बढ़ा रहे हैं, ध्यान दो कि 15 सेंटीमीटर चढ़ता है पहली बार में, ठीक है, पहली बार में कितना चढ़ता है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 28 बार में कितना चढ़ जाएगा, 420, 28 बार में 420 चढ़ जाएगा। फिर से एक बार में कितना चढ़ेगा, स्टार्टिंग में एक बार में कितना चढ़ता है, 15, लेकिन ये इसमें क्या है, फिसलने के साथ का बात कर रहे हैं। लेकिन दोबारा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो मिल गया यहाँ पे, लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि अगला जब हम फिर से कूदेगा तो वो 30 सेंटीमीटर चढ़ेगा, बाद में भले फिसल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुआं तक पहुंच जाएगा। आप जब धरा ध्यान दो,
कुआं तक जब बाहर निकल गया तो फिसलने का चांसेस है लास्ट के समय? नहीं चांसेस है, यानी कि 30 सेंटीमीटर पूरा चढ़ेगा। बस इसको इसको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 29, और इधर कितना हो जाएगा 450। यानी कि एग्जैक्ट जो आंसर होगा 29 होगा। बहुत से लोग 30 भी आंसर टिक करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना होगा 29। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये भी सब क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम का है, लेकिन पूछा गया है कहां पर, दो रीजनिंग में। बोला है एक संख्या n है, एक संख्या n है जो 9 को दोहराने से बनता है कितना बार? 99 बार। यानी 9999 जो है वो इस तरह से लिख लिख के कितना बार लिखा गया है? तो 99 बार लिखा गया है, 99 बार लिखा गया है। इसको अगर हम 13 से डिवाइड कर दें, अगर हम इसको 13 से भाग कर दें, ठीक है, इस नंबर को 13 से भाग कर दें, तो शेषफल कितना मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं तो वहां बताते हैं कि किसी भी संख्या को 6 बार दोहराने से बनी संख्या जो है वो 3 से, 13 से, है ना, 3, 11, 13, 7 से भी डिवाइड होती है ना। एक मिनट, 3, 11, 13 और 37 इस तरह का नंबर से डिवाइड होती है। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे, 11 से शायद नहीं होता, 3, 13, 37 इस तरह से होता है ना। जैसे यहाँ पे 3, 3, 9, 3, 7, 21, ठीक है, हाँ, है ना। 3 से, उसके बाद 13 से, 37 से, है ना, 6 बार रिपीट करने से होता है। जैसे कि कोई बार 6, कोई भी नंबर 7 से भी होगा, 11 से भी होगा। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे हम कोई नंबर लिख लिए 1 1 1 1 1 1, 6 बार रिपीट किए। देखो ये 3 से भी कट रहा होगा, 3 3 9, बच गया 2, 21, 3 7 21, फिर करेंगे, जीरो लगाएंगे, 3 3 9, बच गया 2, 3 7 21। अगर हम इसको 7 से करें, 7 1 के 7, 4 बच गया 41, 7 बचे 35, 6 बच गया 61, 7 8 56, 5 बच गया 51, 7 7 49, 2 बच गया 7 21। ठीक है, 11 से भी कट जाएगा, है ना, 11 से भी कट जाएगा, उसके बाद 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कोई भी 6 अंकों की संख्या को एक ही अंक के दोहराने से अगर बनी है, ठीक है, तो वो 3 से भी कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 37 से कटेगा। तो 13 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, 6 नंबर का क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो 6 नंबर का बनाएंगे ग्रुप, तो 16 छक 96, 6 ग्रुप का 16 ग्रुप बनेगा, जो कि 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, बच कितना गया, 16 छक 96, बच गया 3। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्व करने के बस 3 ठो 9 लिख के 13 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर मिल जाएगा। 13 से कट करेंगे, 13 7 91, बच गया कितना 8, 13 छक 78, 13 छक 78, तो 9 2 11, कितना बच रहा है रिमाइंडर 11। या फिर 13 7 91 करेंगे तो यहाँ 2 कम कर दो, 11 आंसर आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा 11 आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पूछा गया है, ध्यान दो। बोला गया है n के किस मान के लिए संख्या 10 का पावर n+1 के अंकों का योग 2 होगा। तो सीधा सीधा देखो, क्या जीरो रखने से, जीरो रखेंगे तो 1 आएगा, अंकों का योग 2 तो नहीं आएगा, तो पहला आंसर गलत। किसी भी पूर्ण संख्या, पूर्ण यानी होल नंबर, होल नंबर में जीरो भी आएगा, जीरो भी जब जीरो में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। किसी भी धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि 1 रख के देखो 11 आएगा, यानी कि 2, 2 रख के देखो यानी 100 + 1 101, 2, 3 रख के देखो 1000 + 1 2, हमेशा 2 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। वास्तविक संख्या रखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो इस नंबर को डिवाइड करना है 7 से, तो अंक पी क्या होगा, तो ऑप्शन रख के देखो, ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दो, इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना लो। ठीक है, आगे 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो आगे 0 रख सकते हैं ऐसे, है ना। और क्या करना है, अल्टरनेट में जोड़ना है और फिर डिफरेंस निकालना है। अल्टरनेट में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 8 6 14, एक मिनट, 9 1 10, 8 और 6 14 और 1 15, 9 3 12 और 1 13, इतना आया। इसको जोड़ेंगे तो देखो पी के जगह पे हम क्या रखते हैं, एक बार 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखेंगे तो जोड़ते हैं, 7 और 1 8, ठीक है, 5 3 8 और यहाँ 2,
लेकिन जब माइनस करेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ आएगा कितना, 15 में 8 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा कितना 12 में, क्या ये 7 से कट रहा है, तो 7 एक के साथ 3 बच गया, 7 बचे 35, 2 बच गया, नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। 6 रख के देखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, 6 रख के देखते हैं। 6 रखेंगे यहाँ पे पी की जगह पे, पी का वैल्यू 1 रखने से ये गलत हो गया, ठीक है। 6 रख के देखते हैं, 6 रखेंगे अगर यहाँ पी की जगह पे तो 6 और 7 13 का 3 हाथ में 1, ठीक है। 5 3 8 और 1 9 और यहाँ पे 2, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ 14 में 9 जाएगा तो 5, यहाँ पे 12 में 2 जाएगा तो 10। 7 से कट करते हैं, 7 एक के साथ, 7 बचे 35, 7 एक के साथ, ये 7 से कट जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पी का जो आंसर होगा वो 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो इसी के साथ जो है हमारा क्लास जो है कंप्लीट होता है। और जो ये आपको दिख रहा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अगर आप एसएससी का या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, अभी रेलवे का एनटीपीसी का फॉर्म आ चुका है, टेक्नीशियन का फॉर्म आ चुका है, एएलपी का भी फॉर्म आ चुका है, ठीक है। एनटीपीसी दोनों, ग्रेजुएट लेवल भी और इंटर लेवल दोनों फॉर्म आ चुका है, आगे ग्रुप डी भी आएगा। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो रेलवे का टेस्ट सीरीज आपको कॉम्बो पैक मिलेगा, एसएससी का भी और रेलवे का भी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और मात्र 199 रुपीज़ में, तो ये आप परचेज कर सकते हो। बाकी कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ सीखना चाहते हैं, 0 to हीरो लेवल, 0 to हीरो लेवल पर, ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। एकदम फ्रेश बैच है, न्यू बैच है, और वॉरियर 1.0 वॉरियर सीरीज का ये पहला बैच है हमारा, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाया जाएगा और मात्र 999 में, और वैलिडिटी जो है वो 2 साल की होगी। तो ऐप इंस्टॉल करिए, ठीक है। ये 20 अगस्त से शुरू हो चुका है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें अभी इसमें नहीं पढ़ाई गई हैं, ठीक है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। 1 मिनट, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम भी NS1 क्लासेस के नाम पर है, एप्लीकेशन भी NS1 क्लासेस के नाम पर है, ठीक है। तो दोनों इंस्टॉल कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसमें पीडीएफ मिल जाएगा। सॉरी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आज का जो एग्ज़ाम होगा 22 सितंबर का, उसमें मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट सुविधा शुरू हो चुकी है, ठीक है, आप एग्ज़ाम दे करके घर आ चुके हैं, तो आप अगला वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।